गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है आपका चैप्टर का नाम है, इसको हम बोलेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इसको शॉर्टकट में आप बोल सकते हो एनपीओ। क्या? एनपीओ। अच्छा सर, ये सुना सुना लग रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुना सुना लग रहा है। रीज़न ये है क्योंकि इसके बारे में हमने क्लास 11 में ही पढ़ा था। किसके अंदर पढ़ा था? ये हमने बीएसटी के अंदर हमने ये पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, चैप्टर था आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक। सबसे पहला चीज़ क्या है इसका मीनिंग। तो मीनिंग सबसे पहले समझते हैं कि एनपीओ क्या है और इसको आप साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन refers to that type of organization whose main objective is to welfare and serve the society, and profit is not the objective. The objective for the organization. ठीक है। तो ये है क्या है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ये आपका ये काम तो करते हैं, लेकिन इनका मेन मकसद क्या होता है कि सोसाइटी का वेलफेयर करना, सोसाइटी का वेलफेयर करना, ठीक है। और इसके लिए ये कोई भी प्रॉफिट वगैरह कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू वेलफेयर एंड सर्व द सोसाइटी। क्या है इनका मेन ऑब्जेक्टिव? इज वेलफेयर एंड सर्व किसको? सोसाइटी को, ठीक है। एंड प्रॉफिट इज नॉट, ठीक है, प्रॉफिट जो है उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। अच्छा, ये हो गया। एक पॉइंट और दे सकते हो मेरे साथ, ये मान लो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप मेरे साथ और लिख सकते हो। लिखिए एनपीओ आर सेपरेट लीगल एंटिटी या एंटिटीज, ठीक है, promoted by individual or enterprises but not
owned but not owned by them their main objective is public वेलफेयर। ठीक है, तो अगर आप देखो तो फिर इसमें भी क्या बता रहा हूँ कि एनपीओ जो है वो एक आपका सेपरेट लीगल एंटिटी या एंटिटीज है। इसको कुछ लोग चलाते हैं, कौन लोग चलाते हैं? इंडिविजुअल या एंटरप्राइज, बट ये किसी का भी नहीं है, नॉट ओन्ड। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि मेरा है या फिर किसी का नहीं, नॉट ओन्ड बाय देम, मतलब इंडिविजुअल या एंटरप्राइज जो हैं इनका नहीं है। ठीक है, कोई भी इसका मालिक नहीं है। अच्छा, देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज पब्लिक वेलफेयर, देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। सर आप इतना बता रहे हो, इससे पहले भी तो हमने पढ़ा है। हाँ बिल्कुल पढ़ा है। ठीक है, तो एक रिकॉल कर रहे हैं, आप मान के चलो चीज़ों को हम। ठीक है, अच्छा सर अभी आप और क्या लिखेंगे? इसमें आप लिख सकते हैं मेरे साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, पहला पॉइंट आप लिख सकते हो। इनका पहला क्या होता है? सर्विस मोटिव। पहला है इनका सर्विस मोटिव। दूसरा है मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। इनको कौन मैनेज करता है? इनको जो इनके मेंबर्स हैं और जो उन्होंने जो चुन के आए हैं वो करते हैं। दूसरा मेन सोर्स ऑफ फंड आर डोनेशंस, ग्रांट्स एंड एक्सेट्रा। तो इनके मेन सोर्स क्या है? आपका डोनेशन मिलना या ग्रांट बेसिकली गवर्नमेंट से मिलता है। ठीक है, तो डोनेशन चंदा वंदा जो मिलता है दैट इज द थिंग। क्लियर है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट होता है, एक और पॉइंट लिख लेते हैं। ऐसे पॉइंट्स आपको बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, ट्रस्टीज आर दी मेंबर्स। इनके जो ट्रस्टीज होते हैं वो इनके मेंबर्स ही होते हैं। और एक एनजीओ को सॉरी एक एनपीओ जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसको ट्रस्टीज ही चलाते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर ही आके मिलते हैं, मिलके एक मेंबरशिप बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और काम करते हैं। हमने जैसे कि लास्ट ईयर क्लास 11 में पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? वो भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी था वो बेनिफिट्स किसको देता था? वो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स को देता था, चाहे वो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो फाइनेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। ठीक है, तो जो उनसे जुड़े हुए थे उन लोगों को ही बेनिफिट्स मिलता है। अगर आप हाँ ये काफ़ी है। ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो ऐसे बहुत से सोसाइटी हैं। ठीक है, आपको आपके लोकेशन में भी आपको मिल जाएंगे, आपके पेरेंट्स किसी ना किसी सोसाइटी से जुड़े होंगे। ठीक है, अच्छा एक मैं तुमको एक बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूँ, बट दे आर नॉट दी एक्चुअली वो एनजीओ में एनपीओ में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अभी आप बहुत सारे मार्केटिंग के ऑर्गेनाइजेशंस को देख रहे हैं। जैसे कि आपका मोदी केयर हो गया या एमवेज हो गए या एक आरसीएम आता था, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसका जो बेनिफिट है वो किन को मिलता है? सिर्फ और सिर्फ उनके मेंबर्स को ही मिलता है। ठीक है, तो उसी तरह का एनपीओ भी हमारा है। ठीक है, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा
सोर्सेस ऑफ फंड्स, हमें पैसा कहाँ से मिलेगा? अगर हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो हमें पैसा कहाँ से मिलेगा? ठीक है, और हम अपना बिजनेस कैसे रन करेंगे? तो इनके लिए कुछ सोर्सेज हैं। पहला सबसे सोर्स होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो होता है एक तरीके का मंथली फी मान के चलो, मंथली फी, ठीक है, दैट इज सब्सक्रिप्शन। अच्छा, उसके बाद आता है आपका ग्रांट्स एंड एड्स, ये आपके गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं अक्सर। देन आपका आता है इनकम फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज। ये लोग कुछ एक्टिविटीज करते हैं जिससे इनको कुछ और भी इनकम होता है। जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे वी विल गेट टू नो दिस। नेक्स्ट है मेंबरशिप फी, मेंबरशिप फी, ठीक है, मेंबरशिप फी। अगर आपको इनसे जुड़ना है तो आपको एक मेंबरशिप फी देना पड़ेगा। क्लियर है? बात समझ में आया? मीनिंग समझ में आया? कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया? सोर्सेज ऑफ फंड समझ में आया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करा जाता है फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लिखिए आप अकाउंट्स आर मेंटेन्ड by NPO, ठीक है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से क्या क्या अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इनमें आएगा सबसे पहला आपका वो होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। थर्ड होता है आपका बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, अभी थोड़ा सा समझेंगे हम लोग बात को कि हमारा क्या क्या है। ये जो हम 3 बुक्स बनाएंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, ठीक है, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है, हमारा इनकम, इसको साथ में आप ये भी बोल सकते हो फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आपके एग्जाम में जो है, एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया होगा, ठीक है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में जानेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले लिखिए, देखो पॉइंट वाइज लिखिए, सबसे बेटर रहेगा। इट इज सिमिलर टू द कैश बुक,
ठीक है। देखो ये आपको एग्ज़ाम में लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा आया हूँ कि ये क्या है। ठीक है, समझ में आया बात? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट commences with the opening balance of cash in hand or at बैंक। ठीक है, नंबर 3 में आप लिखेंगे इट इज ए रियल अकाउंट। आप सबको पता है कि ये जो है ये अकाउंट आपका रियल अकाउंट होता है। ठीक है, अच्छा, साथ में यहाँ पे लिखेंगे अभी एक और पॉइंट, इन दिस अकाउंट ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ठीक है, जो भी कैश ट्रांजैक्शंस होंगे वही रिकॉर्ड होगा। क्लियर है? अच्छा, मतलब इसका क्या मतलब हो गया? नो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? इन दिस account transactions are recorded on cash basis। ठीक है, कैश बेसिस मतलब हमने क्लास 7 में पढ़ा था, दो टाइप के हमारे पास ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस। तो इसको आप समझने के लिए लिख सकते हो, दैट इज not on accrual basis। accrual basis में आप इसको नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी करेंगे कैश बेसिस में ही करेंगे। और साथ में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर transactions are recorded in this account। ठीक है, समझने का कोशिश करिएगा। ये जो अकाउंट है ये सिमिलर है, किससे सिमिलर है, या फिर एकदम सेम है कैश बुक की तरह। जब भी ये स्टार्ट होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा? ओपनिंग बैलेंस के साथ में स्टार्ट होगा। ये एक रियल अकाउंट है। रिसीव्ड पेमेंट क्या है? एक रियल अकाउंट है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा, और ये जो है ये आपका कैश बेसिस का अकाउंटिंग के बेसिस में ये काम करेगा, एक्रूअल बेसिस में काम नहीं करेगा। ठीक है, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन्स जो हैं वही सिर्फ रिकॉर्ड होंगे यहाँ पे। हमारे पास बिजनेस में दो टाइप का ही ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कैपिटल का या फिर रेवेन्यू का, तो वो दोनों के दोनों यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया बात? कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, चलिए
ओके, चलिए अभी हम देखेंगे आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट का अकाउंट कैसे बनेगा। तो हम पहले ऊपर में लिख लेंगे आपका, ठीक है, रेड पेन पकड़ लिया मैंने, ओके ठीक है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा सांचा जिसमें हम सब भर के रखेंगे। अच्छा, इसे बोलेंगे हम रिसिप्ट्स का साइड, और ये हमारा अमाउंट, और ये है हमारा पेमेंट का साइड, और ये है हमारा अमाउंट का पार्ट, ठीक है। अभी याद करिए कैश बुक में हमारे पास सेम था ऐसा, इस साइड में जब भी डेबिट साइड में हमारा क्या होता था, जब भी हमें पैसा मिलता था तो हम डेबिट में लिखते थे, जब भी हमारा पैसा जाता था तो हम पेमेंट में लिखते थे। सिमिलरली रिसिप्ट और पेमेंट भी एकदम वैसा ही है। कैसे स्टार्ट करेंगे, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। बैलेंस बीडी में कैश एंड बैंक दोनों हो सकता है, तो इसे आप लिखिए बाहर में। उसके बाद आपके कुछ पैसे आएंगे आपको, तो टू कैश रिसिप्ट, टू कैश रिसिप्ट्स, जो भी कैश रिसिप्ट्स हैं उनको आप लिख लीजिए। अच्छा, कैश रिसिप्ट में याद रखना, जैसे भी मैंने ऊपर के पॉइंट में लिखवाया था आपको, कि यहाँ पे क्या क्या किस किस टाइप के आएंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये दोनों आएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी आएगा बाई बैलेंस बीडी। अच्छा, बाई बैलेंस बीडी में यहाँ पे आने का मतलब क्या है बताता हूँ। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो ये आपका ओवर ड्राफ्ट है, मतलब नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। देन आप कुछ खर्चा करेंगे तो वो हो जाएगा बाई कैश पेमेंट, बाई कैश पेमेंट्स। और इसमें कौन सी चीज़ें आएंगी आपके, अगेन कैपिटल पेमेंट आएगा प्लस रेवेन्यू पेमेंट आएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें आएंगी, हो गया यहाँ तक। अच्छा, जब इसको हम टैली करेंगे तो हमें बैलेंस मिलेगा, टू बैलेंस सीडी, ठीक है, और बाई बैलेंस सीडी, सब दो जगह पे लिख दे रहे हो आप, ठीक है। अगर आपका 2 में आया तो इसका मतलब है कि ये आपका ओवर ड्राफ्ट है। अच्छा, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव लोन, अगर यहाँ पे आया तो ये सही है, और ऐसे हम अपना क्लोज कर देंगे अकाउंट। बुक में देखने जाओगे तो फॉर्मेट बहुत बड़ा है, मैं आपको सिर्फ जिस्ट में बता रहा हूँ, छोटे से बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी और बात समझिए, आपके पास ये एक स्टार मार्क, ये एक स्टार मार्क, ये स्टार मार्क और ये स्टार मार्क, तो नोट, ठीक है, ये चारों आ सकते हैं या फिर कोई भी दो आ सकता है, ठीक है। पहला इट में, मतलब स्टार मार्क्स, इट में कम ऑल दी
4 stars in the account when there is a negative balance। अगर आपके पास कुछ भी नेगेटिव बैलेंस होगा तो ये चारों के चारों आ सकते हैं, ठीक है। और आउट ऑफ 4 stars only 2 will appear in the account। इन चारों में से कोई भी 2 हो सकता है, और ये बेसिकली कब हो सकता है, जब आपका पॉजिटिव बैलेंस हो। या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। लेकिन सर ये एक चारों के चारों आना इट्स एन एक्सेप्शनल केस, बिकॉज आपके पास 2 बैलेंस है, कैश का भी बैलेंस है और बैंक का भी बैलेंस है। अगर मान लीजिए कि बैंक कैश का बैलेंस पॉजिटिव आया तो ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे, बट बैंक का बैलेंस नेगेटिव आया तो यहाँ लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हो सकता है, होगा ही कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है, ठीक है। समझ में आया सबको? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी जल्दी से कॉपी कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, सोचते हैं, ठीक है, कि पेमेंट्स पे ही काम किया जाए। नहीं, कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, ये हो गया हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, और ये रहा हमारा उसके कुछ नोट्स। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। चलिए, अच्छा, आपको कैपिटल नेचर पे बताया क्या मैंने कि कैपिटल नेचर क्या है, ये क्या है? नहीं बताया ना। चलिए कुछ और थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले करते हैं, अभी जैसे कि आपको वहाँ पे मैंने लिखवाया था कैपिटल एंड रेवेन्यू, तो पहले लिखते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है, वो पैसे जो आपके कैपिटल को अफेक्ट करें, ठीक है, या फिर मोटा खर्चा। इसमें बेसिकली, ठीक है, आपका आता है लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लेगेसी, क्या आता है, लेगेसीज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके आएंगे स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशंस। अच्छा, लाइफ मेंबरशिप फ़ी का मतलब क्या होता है कि अगर आपको किसी से भी जुड़ना होता है तो आपको एक मेंबरशिप फ़ी देना पड़ता है। आपको मैं बहुत सिंपल से एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने घर पे अपना केबल का कनेक्शन लगवाया, मान लो टाटा स्काई का कनेक्शन लगवाया, टाटा स्काई या VTH, कोई भी बहुत सारे सेट टॉप बॉक्स आते हैं। तो अभी एक एग्जांपल लेता हूँ कि टाटा स्काई का आपने लगवाया है सेट टॉप बॉक्स, ठीक है। उस सेट टॉप बॉक्स का जब आपने लिया तो आपने एक इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया, फिर परचेज चार्जेस दिया, जिस कंपनी ने बोला कि आप ये लगवा लीजिए, दोबारा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो वो क्या हुआ कि आपने 1500 या 3000 रुपीज़ जो भी एक अमाउंट दे के आपने टाटा स्काई का कनेक्शन लिया। दैट इज़ द लाइफ मेंबरशिप फी, ठीक है। आपको और लाइफ में दोबारा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? लेगेसी के लिए अगर आप चाहें तो थोड़ा सा लिख सकते हैं मेरे साथ में। लेगेसी बेसिकली एक वसीयत होता है। कोई एक इंसान जब गुजर जाता है तो उसके जो भी सारे संपत्ति होते हैं, जो भी एसेट्स होते हैं, वो किसी आपका NPO टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को या NGOs को दान में दे देते हैं।
अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लेगेसी इट इज द amount received as donations by not for profit organization, ठीक है, under the will of a डिक्रीज्ड डिजीज, ठीक है, पार्टनरशिप का बार बार मुंह में आ रहा है ठीक है, डिजीज पर्सन। अगर कोई इंसान गुजर जाता है और उसने अपना विल, आपका वसीयत, अगर वो एक एनपीओ को देना चाहता है तो वो दे सकता है, और अगर वो लिख दिया गया है तो दैट इज नोन एज लेगेसी, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल फंड। अच्छा, और क्या आएंगे इसके साथ में, और बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन एक कॉमन ले लो, सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है, एक्सेट्रा। कोई भी एसेट बेचोगे तो वो आपका कैपिटल रिसिप्ट ही होगा, ठीक है। अच्छा, अभी आप ये याद रखना कि ये रिसिप्ट पेमेंट में आपके आते हैं। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आप करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अच्छा, रेवेन्यू रिसिप्ट सबको पता होगा, सबको याद होगा, सबने किया है कि नहीं किया है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है कि ऐसे पैसे की कमाई जो मेरे रेगुलर इनकम में होता है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए मेरे इसके अंदर में क्या क्या आ सकते हैं, सबसे पहला आ जाएगा आपका जनरल डोनेशन, नेक्स्ट आएगा आपका सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट आएगा आपका रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपके आएंगे और क्या आपको मिल सकता है, एंट्रांस फीस, ठीक है। एंट्रांस फीस, ठीक है, और एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर हो गया जनरल डोनेशन। अच्छा देखो, इसमें लेकिन याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो पैसा मिला है वही आएगा, ठीक है, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, जनरल डोनेशन का मतलब क्या है, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन, ये दो पॉइंट को साथ में अभी समझते हैं, ठीक है। जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन जो है एक तरीके का, अगर अब सिंपल भाषा में समझना चाहो तो ये चंदा है, ठीक है। लोग चंदे के तौर पे डोनेशन को बोलते हैं, दान बोलते हैं, ठीक है। अभी सबसे इजी एग्जांपल मैं आपको जो दे सकता हूँ वो है, आपके घर के आसपास मंदिर होगा, ठीक है, या मस्जिद होगा या चर्च होगा, तो इसको कंस्ट्रक्शन करने, ये कभी ना कभी तो कंस्ट्रक्ट हुआ होगा या वो बनाया गया होगा, या फिर मान लो कि आपकी सोसाइटी में है बट वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है, ना मंदिर मस्जिद कुछ भी नहीं है, तो अभी आपने डिसाइड किया कि हम लोग एक बनाते हैं, एक मंदिर या मस्जिद कुछ एक बनाते हैं, तो फिर आपने उसके नाम पे चंदा लेना चालू किया। जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स थे उनसे आपने कलेक्शन किया कि भैया हम एक मंदिर बनाना चाहते हैं, आप उसके लिए दान करें। तो देखो अभी हमने क्या किया, उनसे साफ साफ पूछा, मांगा कि मंदिर के लिए हमें डोनेशन चाहिए, तो वो क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको बता रहे हैं कि मुझे चंदा किस लिए चाहिए, वो चंदा चाहिए मुझे मंदिर को बनाने के लिए। अच्छा सर, जनरल डोनेशन क्या है? अब अगर आप जब भी मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि दान पेटी कुछ रखा होता है, ठीक है, दान पेटी रखा होता है, या फिर गरीब लोग बैठे होते हैं तो उनको आप कुछ कुछ दान करते हो या दान पेटी में डालते हो पैसा, ठीक है। अभी मान लो कि मंदिर में गया, मंदिर की दान पेटी में जाके आपने पैसा डाला, तो क्या मंदिर वालों ने आपसे मांगा वो पैसा? नहीं, लेकिन आपने वो अपने इच्छा से दान में दिया, दान पेटी में डाल दिया। अच्छा, दान पेटी में जो डाला गया पैसा, उस पैसे का तो इस्तेमाल कहीं भी हो सकता है, किसी काम में भी हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन का क्या है कि जिस चीज़ के लिए वो पैसा को लिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ उसी काम में होगा। मान लीजिए कि स्पेसिफिक डोनेशन आपने लिया, ठीक है, आपने स्पेसिफिक डोनेशन लिया मंदिर बनाने के लिए, उससे आप सिर्फ और सिर्फ मंदिर बना सकते हैं और कुछ काम नहीं कर सकते। बट जनरल डोनेशन जो आया उससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। वहाँ का आप चाहें तो इसी पैसे से आप मंदिर को बनवाइए, या इसी पैसे से आप मेंटेनेंस करिए, ठीक है, या इसी पैसे से जो वहाँ के जो पुजारी आते हैं या फिर जो जो भी खर्चे हैं, बाकी खर्चे हैं, उसका आप भरपूर करिए, ठीक है, पूरा करिए, पेमेंट करिए। तो ये जनरल डोनेशन का चीज़ें होते हैं, इसका मतलब यूज़ कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी सब्सक्रिप्शन और लाइफ मेंबरशिप फ़ी को साथ में समझते हैं। लाइफ मेंबरशिप फ़ी का क्या था, मैंने बताया कि अगर आपने जाके टाटा स्काई का अगर एक छोटा बॉक्स खरीदा है और बॉक्स को अपने घर पर लगवाया, ठीक है, तो उसके लिए आपने कुछ एक मोटा पैसा दे दिया, 1500 रुपये या 3000 रुपये या 5 रुपये, जो भी दे के आपने लगवा लिया। उसके लगाने के बाद क्या आपको कनेक्शन लाइफ टाइम फ्री मिलता है? नहीं, आपको एक हर बार कुछ ना कुछ मंथली पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है, मंथली पेमेंट करना पड़ता है। तो वो क्या है, आप देखते होंगे कि लिखता है सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड 2 days सब्सक्रिप्शन लेफ्ट, तो वो एक तरीके का आपका मंथली का मेंटेनेंस का खर्चा है। तो सब्सक्रिप्शन क्या है, एक तरीके का मंथली मेंटेनेंस खर्चा है, ठीक है, समझ में आया? ये आपको बार बार होगा, बट लाइफ मेंबरशिप फी एक ही बार होगा। क्लियर है? अच्छा, रेंट रिसिप्ट समझ में आ गया, इंटरेस्ट रिसिप्ट समझ में आ गया, एंट्रांस फी। अच्छा, अभी कई बार आप बहुत लोग यहाँ क्रिकेट स्पोर्ट्स देखते हैं, कई बार ऐसा स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होता है जो चैरिटी के लिए किया जाता है, जो दान दक्षिणा के लिए किया जाता है, तो उसमें एक आपका फ़ी लगता है, तो दैट इज़ द ऑल्सो एन इनकम, ठीक है। तो एंट्रांस फी, आप टिकट कटा के अंदर आते हैं और जो भी स्पोर्ट्स हो रहा है या फंक्शन हो रहा है, जो भी हो रहा है वो आप देखते हैं। क्लियर है? एंट्रांस फी। अच्छा, ये हो गया रेवेन्यू रिसीप्ट। और हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल का पेमेंट, कैपिटल नेचर का पेमेंट क्या क्या हो सकता है। कैपिटल नेचर का पेमेंट जो है ना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप इसमें लिख लो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि आप तो यहाँ मशीन खरीदोगे नहीं, क्योंकि आपका तो ये नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लिख लो, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, पवेलियन, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। कुछ भी अगर आप बना रहे हैं तो वो भी आपका खर्चा आता है। अच्छा, दूसरा है आपका कैपिटल पेमेंट, लिख लिया। अब रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू का पेमेंट। अब बताइए रेवेन्यू के लिए हम क्या क्या पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज़ जो हम पेमेंट कर सकते हैं वो है आपका सैलरीज। अगर हमारे यहाँ पे कोई स्टाफ काम कर रहा है तो उनको तो हमको सैलरी देना पड़ेगा, तो वो सैलरी दे सकते हैं हम। उन किसी चीज़ों का रेंट भी पे कर सकते हैं हम, ठीक है। गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करना हो सकता है, ठीक है। फिर आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और एक जो अच्छा चीज़ है वो है ऑनोरियम। ऑनोरियम समझिएगा, ऑनोरियम का मतलब क्या होता है, ये किसी को भी अगर आप ऑनर करते हैं, दैट इज़ योर ऑनोरियम, ठीक है।
तो ये आपका रेवेन्यू पेमेंट है, इसको आप सैलरी नहीं बोल सकते हैं। कई बार बच्चा क्या करता है कि ऑनरियम को सैलरी मान लेता है। हाँ, अगर आप समझना चाहोगे एक सिंपल लैंग्वेज में कि हाँ ठीक है, क्या एक तरीके की सैलरी आप मान सकते हो, बट ये एक्चुअल में सैलरी होता नहीं है। ठीक है, ऑनरियम क्या, मान लीजिए कि अभी आपने एक संस्था है आपका और आप चैरिटी के लिए किसी फिल्म स्टार को बुलाते हैं या क्रिकेटर को बुलाते हैं या फुटबॉलर को बुलाते हैं। ठीक है, अब जब वो स्टेज में आता है बंदा, तो उसको आप ऑनर करते हैं, उनको आप बुके देते हैं या कुछ गिफ्ट देते हैं। ठीक है, या फिर कोई चेक देते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी को बुलाया, अक्षय कुमार को आपने बुलाया या फिर विराट कोहली को बुलाया अपने आप इवेंट में, और उनको आपने 1 लाख रुपया का आपने उनको चेक दिया कि सर आप आएँ, आपके ऑनर के लिए हम आपको 1 लाख 1 रुपये का चेक देते हैं। तो उसको आप क्या बोलोगे, सैलरी बोलोगे? नहीं, उसको आप बोलोगे ऑनरियम। आप उनके ऑनर में आप उनको चीज़ें करके दे रहे हैं। क्लियर है, बात समझ में आया? वैसे 1 लाख 1 रुपये मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट, ये सब के सब आपके कहाँ जाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, अच्छा, एक आध दो एग्जांपल्स करें कि बुक में चले। अच्छा सर, जैसा आप बोले, मेरे पास तो कुछ ऑप्शंस है नहीं, आप जो बोलेंगे आप मैं करूँगा। क्या, चलिए देखते हैं। मेरे पास बुक तो है नहीं, पीडीएफ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा, हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो है टीएस गेलेवाल। ठीक है, बहुत लोग को बोलते हैं कि डीके गोयल भी, देखो डीके गोयल बुक भी अच्छा है, बट मैं प्रीफर करता हूँ टीएस गेलेवाल, बिकॉज मुझे लगता है कि जिस लेवल का इसमें क्वेश्चंस दिया होता है कहीं ना कहीं वो आपका एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, बट अगर आप चाहो तो आप दोनों बुक कर सकते हो, बहुत सही रहेगा। ठीक है, अच्छा, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो है आपका एडिशन 2021 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू द श्यामजी चैरिटेबल सोसाइटी। देखिए क्या है, चैरिटेबल सोसाइटी है। प्रिपेयर ए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। आपको बनाने बोला गया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। चलिए बनाते हैं हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर ended 31/3/2019। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले दिया गया है पर्टिकुलर में। अच्छा सर, ढांचा तो पूरा बना लो। चलिए, ये मेरा कौन सा कॉलम है? ये हमारा है रिसिप्ट्स का कॉलम, ये है हमारा अमाउंट, ये है हमारा पेमेंट और ये है हमारा अमाउंट। ठीक है, अच्छा क्या करना है इसमें? कैश इन हैंड बताया गया है 1 अप्रैल 18, कैश एट बैंक बताया गया है 1 अप्रैल 18। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टू बैलेंस BD कैश इन हैंड कैश एट बैंक। अच्छा, वैल्यू दिया गया है आपका कैश इन हैंड का 16,000, बैंक का 28,000। तो ये हो गया आपका 44,000। अच्छा, फिर बताया गया सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 11,000। देखिए अभी सब्सक्रिप्शन पे हमने बात नहीं किया है, ठीक है।
तो इस पे बहुत सारे ज्ञान होते हैं सब्सक्रिप्शन पे, वो करेंगे हम बाद में। अभी बोला गया है कि सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 11,000 फॉर दी 17-18 आपको 60,000 रुपीज़ मिला है। आपको इस साल कितना पैसा इनकम आया, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना मिला, आपको 60,000 मिला, तो आप 60,000 ही लिखेंगे, ठीक है। उसको आप देख के कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। सब्सक्रिप्शन 60,000। अच्छा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग समझिएगा बात, ये आप दे रहे हैं क्या? नहीं। अरे भाई आपका तो औकात ही नहीं है, एक तरीके से बोलो तो, सॉरी मतलब बड़ा माना, ये चैरिटेबल सोसाइटी है। ये जो एक है वो चैरिटेबल सोसाइटी है, तो खुद चैरिटी करता है, चैरिटी के लिए पैसा अरेंज करता है। तो इनका ऑफिस बनाने के लिए इनको एक डोनेशन दिया गया है, तो इनको डोनेशन मिला है, दे हैव रिसीव्ड द डोनेशन। तो आप लिखेंगे 2 डोनेशंस फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने के लिए इनको डोनेशन मिला है, ये किसी को डोनेट नहीं कर रहे हैं। कितना का डोनेशन मिला है? 2,90,000 का। अच्छा, नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होता है सर? सब चीज़ों को मिला के बहुत सारे खर्चे थे जिनको मिला के ये किया गया है। कितना है मिसलेनियस एक्सपेंसेस? 98,000। लॉकर रेंट, अच्छा आपका पास सर लॉकर रेंट ये भी आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है। जब तक आपको रेंट पेड ना बोले आप रेंट रिसीव करते जाना। आपका एक संस्था है, वहाँ पर ये आपके मेंबर्स हैं, उन मेंबर को आपने लॉकर अलॉट किया है और उनके लिए वो क्या कर रहे हैं, आपको रेंट पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं आपको? 32,000। तो आपका पास कितना आ रहा है? 32,000 रुपीज़ आ रहा है। अब एंट्रांस फी टू एंट्रांस फीस, एंट्रांस फी जो है कितना है आपका? 41,000 का, ठीक है। तो एंट्रेंस फी मतलब क्या? आपने कुछ इवेंट कराया होगा, उनमें एंट्री करने के लिए आपको एंट्रांस फी देना पड़ा होगा। अभी आप टैली कर लीजिए कितना क्या हो रहा है। देखते हैं 000 467, ठीक है। 4 10 10 प्लस 19 19 प्लस 22 प्लस 4 6 2 467 467 माइनस करेंगे 17 में से 8 गया तो यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस CD 000 9, यहाँ हो गया आपका 515 में से 9 गया तो 6 और ये 3,69,000 आपका आंसर, ठीक है। तो ये बाय बैलेंस CD जो आया ये क्या है? ये हमको ये नहीं बताया कि कौन सा अलग अलग है, तो हम इसको लिख लेंगे कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। बाय बैलेंस CD कैश एंड बैंक बैलेंस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व, ठीक है। चलिए इसको कॉपी करिए फटाफट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अभी आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। नंबर 2, बंगाल क्रिकेट क्लब, क्या है ये? क्रिकेट क्लब है। was inaugurated by 1st April on 1st April 2020. It had in following recipient payment during the year ended 31st March. रिसिप्ट बता दिया, शो द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31st मार्च। तो अभी हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
ठीक है। ये हो गया हमारा सांचा। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे रिसिप्ट्स अमाउंट पेमेंट और अमाउंट। थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, चलेगा। क्या बोलता है रिसिप्ट में, बोलता है कि एंट्रांस फी आपका, देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं बताया गया है, बट एंट्रांस फी बताया गया है। टू एंट्रांस फी कितना दिया है, 10,000 रुपये ना। एंट्रांस फी 10,000 रुपीज़। अच्छा, फिर बोला गया है आपका सब्सक्रिप्शन 60,000 रुपीज़। टू सब्सक्रिप्शन इज योर कितना, 60,000 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन 60,000 रुपीज़। एक थोड़ा सा बड़ा करता हूँ PDF को, मेरे को थोड़ा सा कम दिख रहा है, अब सही है एकदम। सब्सक्रिप्शन, देन डोनेशन भी मिला है इनको। टू डोनेशन कितना मिला है, डोनेशन 10,000 रुपीज़ का। अच्छा, अभी इन्होंने पेमेंट किया है कुछ कुछ, बाई रेंट 15,000 रुपीज़, बाई postage 1,000 rupees, by newspaper and magazines। कितना का है, 8,000 रुपीज़ का न्यूज़पेपर और मैगजीन्स करता है। अच्छा, इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया है। इन्वेस्टमेंट, इनका इन्वेस्टमेंट कितना है, 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़ का। देन स्टेशनरी, बाई स्टेशनरी 4,000 रुपीज़, बाई एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितना है, 3,000 रुपीज़। और साथ में है आखिरी में मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज़। ठीक है, टैली कर लेते हैं। ये हो गया 60, 70, 80,000, हो गया 80,000 बाई बैंक तो कुछ बताया नहीं है, बाई बैलेंस CD, और इसको आप लिख सकते हो कैश इन हैंड। अमाउंट आ जाएगा 17,000। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन खत्म। चलिए कॉपी करिए इसको। सर करा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कॉपी कर रहे हो तो ठीक है, बट इसको समझो भी। ठीक है, नहीं समझोगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा एग्जाम्स के वक्त में।